हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभातम। मैं योगी सर आज आपके लिए लेके आया हूँ संस्कृत विषय। विद्या देवी स्कूल में आज से संस्कृत विषय शुभारंभ की जा रही है। देखिए दोस्तों, संस्कृत का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर एक बार तो जटिलता महसूस हो गई होगी, निरस्ता महसूस होती है कि संस्कृत विषय भी कोई विषय है। नहीं, संस्कृत एक बहुत अच्छा विषय है, बहुत शानदार विषय है। कि देखिए, संस्कृत है हमारे भाई, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाएं चलती है अपने यहाँ पर। भाषाएं तो 22 है, पर अपने यहाँ कल्चर में 3 भाषाएं चल रही है फ़िलहाल, जो अपना क्षेत्र है। तो उनमें से संस्कृत भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा है। और देखिए दोस्तों, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को ही कहा गया है। कि जिस प्रकार हमारी माँ कभी बुरी नहीं होती, उसी प्रकार संस्कृत भाषा भी इतनी बुरी नहीं है जितनी कि आप लोगों ने समझ रखा है। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा से आप जितना दूर भागोगे उतनी ही जटिल होती हुई चली जाएगी। और इस वातावरण से एक बार बाहर निकलिए कि संस्कृत कठिन वठिन कुछ भी नहीं है, कि संस्कृत भाषा कठिन हो ही नहीं सकती। तो संस्कृत भाषा के लिए आइए मेरे साथ पढ़िए और थोड़ी ही देर में आप सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी आपके लिए। तो टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए आज, वर्ण। देखिए दोस्तों, भाषा कहते किसे है कि सभी भाषाओं का जो संप्रेषण होता है, बातों का जो संप्रेषण होता है, जो आदान प्रदान होता है एक दूसरे के माध्यम से, वो भाषा के माध्यम से होता है। कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हो, ये एक भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अब देखिए दोस्तों, वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा बनाई गई है, ब्रियते इति वर्णः। ब्रियते इति वर्णः। ब्रियते का मतलब होता है जो बोला जाता है, जो बोला जाता है, वर्ण कहलाता है। अथवा दूसरी परिभाषा याद करते हैं हम कि स्वर और स्वरयुक्त स्वर और स्वरयुक्त व्यंजनों को वर्ण कहते हैं। देखिए दोस्तों, 2 परिभाषाएं आपके सामने है, स्वर और स्वर युक्त व्यंजनों को वर्ण कहते हैं। तीसरी जो परिभाषा है वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े करना संभव न हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े करना संभव न हो, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। अब देखिए, हमारे सामने 3 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा, जो बोला जाता है वर्ण कहलाता है। स्वर और स्वरयुक्त व्यंजनों को वर्ण कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े करना संभव न हो, वर्ण कहलाती है।
अब दोस्तों वर्ण तो आपने पढ़ लिए, अब वर्ण के संबंध में कई प्रश्न उठते हैं कि सर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्ण कुल कितने होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, पहला प्रश्न तो यही उठता है। और वर्ण कुल कितने होते हैं, दूसरा प्रश्न ये है कुल कितने होते हैं, इसमें अंतर, और कितने प्रकार का होता है, दोनों में अंतर है। टोटल करेंगे तो कुल हो जाएगा, और कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं बेटा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों देखिए, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपरों में बहुत बार आया भी हुआ है कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है वर्ण को, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब आता है स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है। तो अब बात आती है कि स्वर कहते किसे हैं, स्वर होता क्या है, कहते किसे हैं स्वर को। तो दोस्तों देखिए, स्वर की परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं यानी स्वयं ही, राजन्ते यानी सुशोभित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जो स्वयं सुशोभित होते हैं वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वयं सुशोभित होते हैं वे वर्ण जो स्वयं सुशोभित होते हैं स्वर कहलाते हैं। परिभाषा याद करेंगे कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः अर्थात वे वर्ण जो स्वयं सुशोभित होते हैं स्वर कहलाते हैं। तो स्वर की परिभाषा हो गई। अर्थात दूसरी परिभाषा यदि हम याद करें कि वे वर्ण जो स्वयं सुशोभित होते हैं अर्थात अपना अस्तित्व रखते हैं, अपना अस्तित्व रखते हैं, स्वर कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जो बिना किसी सहयोग से बोले जाते हैं अर्थात उनको बोलने में किसी भी वर्ण का सहयोग प्राप्त नहीं किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब दोस्तों आइए व्यंजन के बारे में बातचीत करें कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा होती है देखिए दोस्तों, व्यंजन की परिभाषा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। कितनी अच्छी परिभाषा है कि अन्वकम भवति इति व्यंजनम। अन्वकम भवति इति व्यंजनम। अनु यानी अनु प्लस में अक, 2 शब्द है यहाँ पर, अनु और संधि विच्छेद किया हुआ है अक। अनु यानी पीछे, अक यानी ए होता है। जिनके पीछे ए होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिनके पीछे ए होता है, ए छिपा हुआ होता है, सॉरी हाँ, जिनमें ए लगा हुआ होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ए होता है अर्थात स्वर होते हैं। तो हम कहेंगे कि वे वर्ण जो स्वरों के, वे वर्ण जो स्वरों के सहयोग से
वे वर्ण जो स्वरों के सहयोग से उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों कि वे वर्ण जो स्वरों के सहयोग से उच्चारित अर्थात बोले जाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो अब हमारे पास स्वर की परिभाषा याद हो गई और व्यंजन की परिभाषा याद हो गई। अब अगला प्रश्न उठता है यहीं से। दोस्तों प्रश्नों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो, पेपर में केवल और केवल प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न उठता है वही जिस प्रकार ऊपर से उठा था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा जवाब आ गया कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन कुल कितने होते हैं यह जवाब अभी नहीं आया है, इसके लिए आपको और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि कुल कितने होते हैं। आइए नीचे, पहले होते हैं स्वर, कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न वही है, कुल स्वर कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व कोष्ठक में करेंगे लघु। दूसरा है दोस्तों दीर्घ, जिसे हम गुरु भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ उससे बड़ा, प्लुत यानी सबसे बड़ा होता है। अब होता है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर की परिभाषा सुनना दोस्तों, कि वे वर्ण जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है लघु स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है लघु स्वर कहलाते हैं। तो फिर दीर्घ वर्ण क्या हुआ? कि वे वर्ण जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और वे वर्ण जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। वे वर्ण जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों कि स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया है। अब आता है कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ये तो हो गया क्लियर। कुल कितने होते हैं तो वो देखते हैं। अब कुल कितने होते हैं तो ह्रस्व स्वर बेटा 5 होते हैं। परिभाषा आपके याद हो गई होगी कि वे वर्ण जिनको बोलने में केवल 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं एक पन्ना डिवाइड करता हूँ, आप ऊपर पढ़ेंगे स्वर कितने होते हैं, है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको इसलिए। इधर थे स्वर और ये था अपना व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया था, अभी अभी आपने पढ़ा है कि पहला था ह्रस्व, शाबाश। दूसरा आपने बताया है दीर्घ, बहुत अच्छे। और तीसरा है प्लुत। तो देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर
वे वर्ण जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात ये होते हैं बेटा 5 ह्रस्वर होते हैं अपने 5 ए ई ऊ री लिरी। अब दोस्तों आइए दीर्घ स्वरों पर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं 8। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। ए का बड़ा आ, ई का बड़ा बड़ी ई, ऊ का बड़ा ऊ, री का बड़ा बड़ी री, लिरी का बड़ा री को ही माना जाता है। एक सूत्र है री लिरी सवर्णौ, कि री और लिरी सवर्ण वर्ण होते हैं, समान वर्ण होते हैं, इसलिए लिरी का कोई बड़ा नहीं होता। आगे आ जाएंगे ए आई ओ औ। तो ये हो गए दोस्तों 8 आ ई ऊ री ए आई ओ औ। 8 वर्ण हो गए दोस्तों। अब देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर होते हैं दोस्तों 9। प्लुत का जो चिन्ह होता है वो होता है 3 का अक्षर, ये वाला। ये क्या है? प्लुत का चिन्ह है। तो देखिए ए ई ऊ री लिरी, ए आई ओ औ। अब देखिए दोस्तों, इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। तो देखिए कैसे बोलेंगे, बिल्कुल फास्ट बोलना है। एक ध्वनि बिल्कुल स्लो निकलनी चाहिए और जल्दी। ए ई ओ री लिरी, इस प्रकार से हम बोलेंगे कि ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है और हल्के से बोल देंगे ए ई ओ री लिरी। थोड़ा सा रुकना है और दम भी लगाना है, हल्का सा, पूरा नहीं लगाना है। पूरा लगा दिया तो समझ गए ना। देखिए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। अब हमें इसका मतलब होता है पूरा की पूरा खींचना है। जिस प्रकार हम मंत्र बोलते हैं, मंत्र सुने हैं ना, उसी प्रकार से कि ए ई ऊ री, कि इनका जो मतलब है प्लुत स्वरों का मंत्र उच्चारण में किया जाता है। जैसे मंत्र बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो प्लुत स्वर का उच्चारण मंत्र उच्चारण में किया जाता है। जो प्लुत स्वर है उनका उच्चारण मंत्र उच्चारण में किया जाता है। दूसरा, आपने कभी किसी बालक को रोते हुए देखा होगा। छोटा बालक जब रोता है तो प्लुत स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने शाम के टाइम जब मंदिर में घंटी बजती है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते भौंकते हैं तब भी प्लुत स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों देखिए, अब हमारे यहाँ पर एक मतभेद है स्वरों के बारे में कि स्वर कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, यह स्वरों के मतभेद में स्वर 9 भी होते हैं, स्वर 13 भी होते हैं और स्वर 22 भी होते हैं। एक कन्फ्यूज लाके खड़ा कर दिया है मैंने आपके आगे कि 9 भी सही है, 13 भी सही है और 22 भी सही है। तो सर हम कौन सा करें? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अब बताओ हम कौन सा करें। यदि पेपर में आ गए तो हमें कौन सा करना है? दोस्तों देखिए, है तो सभी सही। कि पहली बात तो ये है कि ये तीनों ऑप्शन में एक साथ आएंगे ही नहीं। आ भी जाए तो हमें करना क्या है? तो एक हमारे संस्कृत जो विषय की जो आधार जो पुस्तक है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी।
लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र चलते हैं, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर 9 है। यदि दोस्तों ऑप्शन में 9, 11, 13 या 22 आ रहे हैं तो आपको 9 पे टिक करना है। यदि स्वर पूछे जाए कि स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, तो यदि ऑप्शन में दूसरा आता है 13 कि स्वर 13 है, और कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वरों में हम प्लुत स्वर को भी जोड़ देते हैं तो स्वर होते हैं 22। तो वैसे तो इस समय हमारी जो कक्षा है वो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास या 9th क्लास। तो 9th या 10th क्लास में इन जो प्लुत स्वर है इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ना तो मंत्रोच्चारण करने वाले हो, ना ही छोटे बच्चे हो, है ना, और ना ही क्या हो, नहीं कहूँगा मैं, आप समझ गए होंगे तीसरे कौन हो। तो तीसरे होते हुए देखो 8 और 5 13, तो आपको याद करने स्वर कितने होते हैं, 13। अब आते हैं हम व्यंजनों के पीछे कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजनों की परिभाषा मैंने आपको बताई दी कि अनबक भवति इति व्यंजनम, कि वे वर्ण जो स्वरों के सहयोग से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजनम, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजनम, और तीसरा है दोस्तों ऊष्म व्यंजनम। दोस्तों देखिए स्पर्श व्यंजनम किसे कहते हैं कि वे वर्ण जो मानव मुख में स्थित जिह्वा के किसी न किसी भाग से उच्चारित होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। इसका एक सूत्र भी होता है कि कादमयो स्पर्शः, कादमयो स्पर्शः का मतलब है का यानी कैसे लेकर के मैं यानी मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब कैसे मैं तक 5 वर्ग होते हैं, सुने होंगे आपने, कू, चू, टू, तू और पू। कू, चू, टू, तू, पू, ये वर्ग है। वर्ग यानी अपने समुदाय का बोध कराता है, अपनी लाइन का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं दोस्तों, अपनी लाइन का बोध कराते हैं। कु वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, के, खे, गे, घे, अणे। चू वर्ग में वही 5 आएंगे, चे, छे, जे, झे, ये। टू वर्ग में भी वही 5 आएंगे, टे, ठे, डे, ढे, ने। टू वर्ग में भी वही 5 आएंगे, ते, थे, दे, ध, ने। पू वर्ग में भी वही 5 आएंगे, पे, फे, वे, भे और मैं। आज देखिए दोस्तों अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं। ये तो हो गए 25 कैसे लेकर के मैं तक। अब होता है अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं 4। सूत्र है कि यनो अंतस्थः, यनो अंतस्थः। यनो यानी यण जो प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यण प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं देखिए। यण के होते हैं य, व, र, ल। 4 वर्ण है।
ये, बे, रे और ले। अब देखिए दोस्तों, अगला है अपना ऊष्म व्यंजन। सूत्र है सलोष्माण है, सलोष्माण है, सल ऊष्माण है। सल यानी जो सल जो प्रत्याहार है, महेश्वरी सूत्रों से निकले हुए हैं अपने 42 या 43 जो प्रत्याहार होते हैं उनसे निकला हुआ है सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? से है। ये 4 जो वर्ण है वो ऊष्म व्यंजन है। दोस्तों देखिए, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। तो इस प्रकार यदि हम बताएं तो 25 और 4 29 और 4 33, तो कुल व्यंजन हो गए 33। अब जो प्रश्न आपके दिमाग में काफ़ी समय से चल रहा था कि सर जी वर्ण कुल कितने होते हैं, तो 33 और 13 वर्ण शुद्ध जो वर्ण है वो होते हैं बेटा 46। शुद्ध जो वर्ण है वो 46 होते हैं। वर्णों के बारे में बहुत मतभेद है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे चल करके कि वर्ण के मतभेद क्या क्या हैं। अब यहाँ तक मैं बताता हूँ प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि ह्रस्व के भेदः, ह्रस्व के कौन कौन से भेद है। ह्रस्व कति वर्णः, कति आता है तो कति का मतलब तो होगा ह्रस्व कति यानी कितने हैं, कितने का मतलब गिनती बतानी, टोटल कितने हैं तो 5 है। ह्रस्व के भेदा, ह्रस्व के 5 भेद है, ए ई उ री लिरी। दोनों प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए, कति और के। दीर्घ के, दीर्घ कौन कौन से हैं, तो दीर्घ है 8, आ ई उ री, ए ऐ ओ औ। दीर्घ कति, दीर्घ है 8। ये तो है ठीक बात। आगे ये जो व्यंजन वर्ण है ये हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन क्लासेज हो, चाहे वो 9th की क्लास हो, चाहे 10th की हो, चाहे 11th और 12th की। एक प्रश्न हमेशा वर्ण में से उठ के आता है। ये जो वर्ण है 2 नंबर का टॉपिक है, 2 नंबर आपके इसी में से क्लियर हो जाएंगे। 9th क्लास में और 11th क्लास में 10th क्लास में 2 नंबर का टॉपिक है, 2 नंबर आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न पूछ लिया आपसे, स्पर्श वर्णः के, कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं। स्पर्श वर्णः के, तो स्पर्श वर्णः के यानी कौन कौन से होते हैं। कादमयो स्पर्शा, कैसे मैं तक जो वर्ण है वो स्पर्श यानी 25 की 25 जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन है। दूसरा आता है हमारा अंतस्थ वर्णः कति। कति का मतलब समझ गए होंगे अब आप। कति यानी कितने होते हैं, कति यानी चत्वार है, 4। अंतस्थ वर्णः के, अंतस्थ वर्णः 4 है, ये बे रे ले। ऊष्म वर्णः के यानी कौन कौन से हैं, से है। तो देखिए दोस्तों, आज अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हम अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। कल मैं आपके बारे में और इससे वर्ण को ही विस्तृत से बताऊंगा। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।